हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा। हमने उस दिन जो है 3 प्रकार से मूल निकालना सीखा था। पहला प्रकार क्या था, n बराबर W/m। दूसरा प्रकार क्या था, n बराबर Q/n। और तीसरा प्रकार था n बराबर V/22.4। अगर V इन लीटर में है तो 22.4 लीटर, अगर V इन मिलीलीटर में है, अगर V इन मिलीलीटर में है तो यहाँ पे 22,400 मिलीलीटर होगा। तो इस फार्मूले की खास बात थी कि इस फार्मूले से मूल तब निकाला जा सकता है जब कंडीशन STP या NTP की हो। तो और हमें क्या दिया हो, STP या NTP कंडीशन हो और आयतन दिया हो, तब हम क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। लेकिन बात आई कि हमें आयतन दिया हो और कंडीशन NTP या STP की ना हो, तो उस समय हम कैसे जो है मूल निकालेंगे। चलिए इसकी चर्चा करते हैं कि हम लोग तब कैसे मूल निकालेंगे कि आयतन दिया है और जो है कंडीशन NTP या STP की नहीं है, तब क्या करेंगे भाई। हाँ, तो सबसे पहले एक नियम होता है बायल का नियम। बायल का नियम, बायल का नियम, बायल का नियम क्या कहता है कि यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर आप व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन्होंने बायल का नियम क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ बच्चा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक साहब आए जिनका नाम था चार्ल्स। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है कि यदि दाब को स्थिर कर दिया जाए, यदि किसको स्थिर कर दिया जाए, दाब को, तो स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इधर लिख भी देता हूं भाई, स्थिर, इस बार दाब को स्थिर कर दिया गया, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन किसके समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। हाँ बच्चा, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। फिर एक साहब आए आवागाद्रो, इनको भिन्न भिन्न किताबों में आओगाद्रो कहीं लिखा है, आओगाद्रो, आवागाद्रो, जैसे भी कहते हो भाई। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ आओगाद्रो। हाँ, का नियम, इंग्लिश वाले बोलते हैं एवागैड्रो, आवागाद्रो का नियम। ये क्या बोले भाई, ये बोले V प्रोपोर्शनल होता है n। इसका मतलब क्या हो गया, इस बार ये आओगाद्रो साहब जो हैं, ये स्थिर ताप और स्थिर दाब दोनों कर दिए। इन्होंने क्या कहा कि स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन मोलों की संख्या, n का मतलब होता है मोलों की संख्या, किसी गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये पहला समीकरण इसको बोल दिया, इसको बोल दिया दूसरा समीकरण, और इसको बोल दिया तीसरा समीकरण। तीनों समीकरण को अगर संयुक्त कर लें, समीकरण 1, 2 तथा 3 को संयुक्त करने पर क्या आएगा बच्चा, देखो अगर मैं P प्रोपोर्शनल 1/V लिखा हूं, दूसरे संदर्भ में इसको क्या लिख सकता हूं,
V प्रोपोर्शनल 1/P। V यहाँ पे चला जाएगा, P यहाँ पे चला आएगा, तो V प्रोपोर्शनल है 1/P के। अब सारा इक्वेशन V के टर्म में बन गया। V प्रोपोर्शनल 1/P, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल L। तो तीनों को जब संयुक्त करेंगे तो आएगा V प्रोपोर्शनल NT अपान आएगा, V प्रोपोर्शनल NT अपान आएगा, P आएगा। अब P कहाँ चला जाएगा? V के पास, तो PV प्रोपोर्शनल आ जाएगा, NT आ जाएगा। PV प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? NT। आप सबको पता है जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो PV बराबर आ जाएगा NRT। PV बराबर क्या आ जाएगा? NRT। अगर इस फार्मूले से आपको मोल निकालना हो तो अगर आयतन दिया है तो किसी NTP या STP की ज़रूरत हमको नहीं है। अगर STP या NTP दिया रहेगा तो आप सिंपल सा वही फार्मूला लगाएंगे, N बराबर V/22.4। अगर V लीटर में है तो हम 22.4 लीटर लिखेंगे। यदि V इन मिलीलीटर में है तो हम 22,400 मिलीलीटर लिखेंगे। नहीं तो आप P बराबर NRT फार्मूले का प्रयोग करेंगे। P क्या है? गैस का दाब। V क्या है? गैस का आयतन। N क्या है? गैस के मोलों की संख्या। R क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। T क्या है? परम ताप। T क्या है? परम ताप। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी गैस के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं जब कंडीशन NTP या STP ना दिया हो। तो इतनी बात नोट कर लीजिए। तो थोड़ी बात हम लोग करेंगे R पे कि R का मात्रक क्या होता है और R का मान क्या होता है। चलिए भाई इतनी बात नोट कर लीजिए। PV इक्वल टू आया है NRT। तो R का अगर हमें मात्रक निकालना है तो PV अपान NT इक्वल टू आ जाएगा R। PV अपान NT इक्वल टू आ जाएगा R। तो PV अपान NT इक्वल टू R आ जाएगा। तो R का मात्रक हमको बताना है। तो आप जानते हैं केमिस्ट्री में प्रेशर को जो है ATM में मापते हैं। उस दिन पहले दिन भी हमने जिक्र किया था, सारे संबंध आयतन का जितना भी रिलेशन था हमने सब ATM में निकाला था कि एक ATM में 1.0135 × 10⁵5 पास्कल होता है। फिर एक बार में 10⁵5 पास्कल होता है। तो एक ATM में कितना बार होता है? एक ATM बराबर हो गया 1.0135 बार होता है। फिर मैंने एक ATM में निकाला था कि होता है 760 मिलीमीटर Hg। तो 1 मिलीमीटर Hg में कितना टार होता है? 1 टार होता है। तो एक ATM में कितना टार आया था? 760 टार आया था। एक ATM में कितना सेंटीमीटर Hg होता है? तो एक ATM में 76 सेंटीमीटर Hg होता है। तो जितनी बातें थी सारी बातें हमने किसके टर्म में काउंट किया था? ATM के टर्म में हमने काउंट किया था। तो प्रेशर का मात्रक होता है केमिस्ट्री में ATM मुख्यतया, और आयतन को किस में मापा जाएगा? लीटर में। अब N क्या है भाई? N का मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। टेम्परेचर का मात्रक, अब ये परम ताप है, परम ताप को केल्विन में मापा जाता है। तो R का मात्रक आ गया, R का मात्रक आ गया ATM लीटर। मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। केल्विन ऊपर जाएगा, केल्विन इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया R का मात्रक, R का मात्रक। ये R का मात्रक हो गया। यदि R के मान की चर्चा करें तो R का मान आप लोग प्रेशर 1 ATM रखेंगे, आयतन 22.4 लीटर रखेंगे, और N जो है 1 मोल रखेंगे, T 298 केल्विन रखेंगे। तो इस तरीके से आप R का मान निकाल ले जाएंगे। तो R का मान आएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, R का मान कितना आएगा? R का मान आएगा 0.082। एक मात्रक ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और R का एक मान ऊर्जा के पद में आता है 8.34 जूल प्रति ATM केल्विन। जूल प्रति ATM नहीं भाई, जूल प्रति मोल केल्विन। तो मोल ऊपर जाएगा, तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आया कैसे? आया ये मान कैसे? ऊपर वाला मान भाई, ऊपर वाला मान आया जब प्रेशर 1 ATM रखा गया, आयतन 22.4 लीटर रखा गया, N 1 मोल रखा गया, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा गया। तो हमारा जो है ये R का मान आया 0.0821 एटम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर जूल के पद में पूछा जाए तो 8.314
जो है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर का वैसे मात्रक क्या होगा, तो एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग आर से भी परिचित हो गए हैं। चलिए भाई अब थोड़े सवाल की चर्चा कर लेते हैं कि जो फार्मूले अभी तक पढ़े उन पर थोड़ा सवाल की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 2.3 ग्राम सोडियम परमाणु है। हाँ भैया 2.3 ग्राम अन्य परमाणु है, सोडियम परमाणु है, 2.3 ग्राम सोडियम परमाणु है। तो मोल ज्ञात कीजिए, तो मोल की संख्या क्या होगी, तो मोल की या मोलों की संख्या क्या होगी, तो मोलों की संख्या क्या होगी। हाँ बच्चा, तो अभी आपको ग्राम दिया है, मतलब कि द्रव्यमान दिया है। आपको ग्राम का मतलब होता है द्रव्यमान, ग्राम किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान होता है। तो हमने आपको 3 फार्मूले बताए थे मोल, एक द्रव्यमान के पद में, एक आयतन के पद में, और एक बताया था मैंने जो है मात्रा के पद में। तो ये उस वाले फार्मूले से लगेगा, किसके, द्रव्यमान के पद में। तो n बराबर द्रव्यमान के पद में फार्मूला क्या होता है, W/m। W कितना दिया गया है भाई, 2.3 ग्राम। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सब उस दिन बताया था भाई। सोडियम का परमाणु भार होता है 23 ग्राम प्रति मोल, 23 ग्राम प्रति मोल। तो यम है जो है एटॉमिक मास हो जाएगा सोडियम के लिए कितना, 23 ग्राम प्रति मोल। तो 23 से, अब यहाँ पे 23 से 23 कटेगा, आएगा एक अंक पे दशमलव था, 0.1, ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल ऊपर जाएगा, आएगा मोल। तो कितना मोल आ गया भाई, n बराबर आ गया 0.1 मोल आ गया। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल आएंगे। चलिए भाई इतनी बात नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। हाँ, अब एक सवाल दिया है 0.585। हाँ, 0.585 ग्राम Cl- में Cl- आयन की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, तुम सवाल की बात कर रहे थे 0.85 ग्राम NaCl में Cl- आयनों की संख्या निकालना है। मतलब हमें इस बार Cl- आयन की संख्या का मतलब हमें क्वांटिटी, मात्रा बताना है कि Cl- कितना है। तो सबसे पहले हमको द्रव्यमान दिया है 0.58 ग्राम, तो हम मोल निकालेंगे। तो मोल n बराबर होता है W/m। तो n बराबर होता है W/m। तो W कितना दिया है भाई, 0.585 ग्राम बटे, अब NaCl का भार कितना होता है, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। तो दोनों को जब जोड़ेंगे आएगा 58.5। तो 58.5 होता है ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। तो यदि इसको लिखें तो 585 ऊपर लिख दे रहे हैं, 1 2 3 3 अंक पे दशमलव 10⁻³ नीचे भी वही 585 गुणे 10⁻⁻1 हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल हो जाएगा। तो अब n जाएगा जब ऊपर तो 10⁻³ गुणे 10⁻, अब -1 है तो ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। मतलब कि आ जाएगा 10⁻² मोल। 10⁻² मोल का मतलब है 0.01 मोल। कितना मतलब है इसका, 10⁻² का 0.01 मोल। हमें मोल पता चल गया। अब हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है Cl- आयनों की संख्या। तो Cl- आयनों की संख्या का मतलब हमें Cl- आयन की क्वांटिटी बताना है। तो क्वांटिटी के टर्म में मैंने आपको फार्मूला बताया था, n बराबर Q/Na। Q का मतलब है क्वांटिटी, Cl- आयनों की क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी है, तो मात्रा का मतलब वही संख्या हो जाएगी। तो n कितना आया भाई, 0.01 मोल बराबर Q/Na। Na है 6.023 गुणे 10⁻23। मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक होगा ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल
ग्राम प्रति, यहाँ पे मूल दे रहा हूँ, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इस मूल से क्या कट जाएगा, मूल कट जाएगा, तो 0.01 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23 ग्राम आपकी क्वांटिटी जो है, मतलब Cl माइनस आयन की जो संख्या है वो कितना आ गई, 6.023 गुणे 10 की घात 21 ग्राम आ गई। हाँ, तो 6.023 गुणे 10 की घात 21। वैसे क्वांटिटी का मात्रक यहाँ पे ग्राम ना लिखो, यहाँ पे लिख दो, अगर Cl माइनस बोला गया है तो आयन प्रति मोल लिख दो। क्या लिख दो बच्चा, आयन प्रति मोल। तो ये हो जाएगा आयन प्रति मोल। कितनी क्वांटिटी आई है, 6.023 गुणे 10 की घात 21 आयन आए हैं। किसके आए हैं, Cl माइनस के आयन के आए हैं। यहाँ पे यन्ने अगर परमाणु दिया रहेगा तो परमाणु प्रति मोल लिखेंगे, अणु दिया रहेगा तो अणु प्रति मोल लिखेंगे, आयन दिया है तो क्या लिखेंगे, आयन प्रति मोल। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 6.023 गुणे 10 की घात 21 आयन आ गए। किसमें, इसमें मतलब किसमें इतने आयन हैं, 0.585 ग्राम जब NaCl का लिया जाएगा तो उसमें इतना आयन रहेगा, किसका, Cl माइनस का। चलिए भाई नोट करिए, मैं आगे बढ़ूँ। 2 अणु का द्रव्यमान, H2 अणु का द्रव्यमान, H2 अणु का द्रव्यमान, और उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या। हाँ भैया शुरू करो। हाँ भाई, 0.2 मोल H2 अणु का द्रव्यमान और उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या बताइए। तो देखो भाई, हमें मोल दिया गया है, हमसे द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो N बराबर W/m। तो N कितना दिया है, 0.2 मोल बराबर W। अब H2 का द्रव्यमान अणुभार कितना हो जाएगा भाई, अगर H लिखा है तो 1 हो जाएगा, H2 लिखा है तो 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2। मात्रक क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स। तो जो है 2 से गुणा करेंगे आएगा 0.4, मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ग्राम। तो कितना ग्राम आ गया हमारा, तो कितना ग्राम आ गया H2 का द्रव्यमान, 0.4 ग्राम। अब अणुओं की संख्या कहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे, अणुओं की संख्या का मतलब आपसे अणु की क्वांटिटी पूछ रहा होगी, कितनी क्वांटिटी है अणु की। तो हम लोग N बराबर लिखेंगे Q/N। तो N कितना मोल दिया है भाई, 10.2 मोल दिया गया है, बराबर Q जो है क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, किसकी क्वांटिटी, H2 अणु की, बटे 6.023 गुणे 10 की घात 30। हाँ बच्चा, मात्रक क्या बनेगा, मात्रक यहाँ पे अणु पूछ रहा है तो मात्रक बन जाएगा अणु प्रति मोल। क्या बन जाएगा, अणु प्रति मोल, और मोल से क्या कट जाएगा, मोल। तो अब जो है 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 छंग 12, 12.046 और एक अंक पे दशमलव लगा है, गुणे 10 की घात 22। अणु किसका आ जाएगा, H2 का आ जाएगा। H2 अणु यहाँ पे लिख दिया हूँ, बराबर Q। मतलब H2 अणु की क्वांटिटी कितना आ गई है, 12.046 गुणे 10 की घात 22 जो है आ गया है। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टाइक्योमेट्री की और स्टाइक्योमेट्री गुणांक की। ये क्या होते हैं, स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्री गुणांक क्या होते हैं। तो स्टाइक्योमेट्री तथा स्टाइक्योमेट्री गुणांक, स्टाइक्योमेट्री गुणांक। हाँ बच्चा, क्या होता है ये,
तो स्टाइक्योमेट्री जो होती है, हमारी जो स्टाइक्योमेट्री होती है, स्टाइक्योमेट्री एक प्रकार का संबंध बताती है। संबंध किसके बीच में बताती है? अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य ये क्या बताती है? संबंध बताती है। तो स्टाइक्योमेट्री जो है अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य संबंध बताती है। क्या बताती है? संबंध के मध्य संबंध बताती है। मतलब कि सिंपल सी बात, जिसके माध्यम से हम अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य रिलेशन जान पाएँ कि और रिलेशन क्या है सब आगे पढ़ेंगे, कितने प्रकार से स्टाइक्योमेट्री को व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल वे में ये इससे बोलें कि अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य जो संबंध बताता है वही क्या होता है? स्टाइक्योमेट्री। और स्टाइक्योमेट्री गुणांक क्या होता है? स्टाइक्योमेट्री गुणांक क्या होता है? तो स्टाइक्योमेट्री गुणांक किसी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में, हाँ बच्चा, हम लोग स्टाइक्योमेट्री गुणांक की सब क्रिया में देखते हैं, संतुलित रासायनिक अपक्रिया में देखते हैं। यदि कोई रासायनिक अपक्रिया असंतुलित है तो उसमें कोई स्टाइक्योमेट्री गुणांक नहीं होगा। तो अगर कभी आपको परीक्षा में दे दे कोई 4 ऐसे रिएक्शन दे दे तो पूछा जाए कि इसमें स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक बताओ, तो उन चारों में से जो संतुलित रासायनिक अपक्रिया होगी उसी में हम क्या देखेंगे? स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक देखेंगे। तो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होता क्या है? किसी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के आगे लिखा हुआ गुणांक स्टाइक्योमेट्री गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइक्योमेट्री गुणांक कहलाता है। हाँ बच्चा, स्टाइक्योमेट्री क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य जो संबंध बताता है उसी स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। स्टाइक्योमेट्री गुणांक क्या है? किसी बैलेंस रिएक्शन के आगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो कॉफिशिएंट लिखा जाएगा वही हमारा हो जाएगा स्टाइक्योमेट्री गुणांक। जैसे मैं कहता हूँ N2 + H2 गिव्स आउट NH3। अगर इसमें कोई आपसे स्टाइक्योमेट्री पूछे तो इसमें कोई स्टाइक्योमेट्री नहीं होगी, लेकिन मैं इसी रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ तो N2 + H2 गिव्स आउट क्या? NH3। कितना H है यहाँ पे? 2 H है। यहाँ पे कितना है? 3। तो मैंने पहले ये जो है विषम था हमारा H, पहले सम बनाने की कोशिश किया, 2 3 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे 2 है तो कितने से गुणा? 3 से। अब देखो भाई 2 N भी हैं, यहाँ भी 2 N है, 2 3 6, 3 दूनी 6। तो भाई देखो अब ये बैलेंस है तो N2 के आगे कितना गुणांक लिखा है? 1। H2 के आगे कितना लिखा है? 3। NH3 के आगे कितना लिखा है? 2। तो अगर आपसे कोई पूछे N2 का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है तो N2 का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तभी देखा जाएगा जब अभिकारक तथा उत्पाद, पहले तो हमारी अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए और दूसरी बात अभिकारक तथा उत्पाद के आगे जो गुणांक लिखा होगा वही हमारा क्या होगा? स्टाइक्योमेट्री गुणांक। तो H2 का कितना हो जाएगा स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ऐसे में पूछूं NH3 का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? NH3 का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम लोग मेन चर्चाएं करेंगे स्टाइक्योमेट्री पे कि किसी रिएक्शन में कितने प्रकार से स्टाइक्योमेट्री बताई जा सकती है। अगर मैं स्टाइक्योमेट्री कहूँगा तो आप अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य संबंध समझेंगे, मतलब कि कितने प्रकार से अभिकारक तथा उत्पाद में संबंध बताए जा सकते हैं। तो जो जितने प्रकार से संबंध बताए जा सकते हैं वही हमारी स्टाइक्योमेट्री हो जाएगी। तो चलिए हम सारी चर्चाएं अब करेंगे स्टाइक्योमेट्री की। हाँ भाई, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो पहली बात तो हम लोग इस रिएक्शन को अभी तक कैसे पढ़ते थे
कि जब एक मॉलिक्यूल मतलब एक अणु N2 का लिया गया और 3 अणु H2 का लिया गया तो कितना अणु NH3 का बना? 2 अणु। तो पहली बात तो हम लोग रिएक्शन को अब मॉलिक्यूल के टर्म में नहीं पढ़ेंगे, मोल के टर्म में रिएक्शन पढ़ना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आइए चर्चा करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने एक अणु लिया N2 का शुरू में और 3 अणु किसका लिया? H2 का। तो कितना अणु NH3 का बना? 2 अणु। फिर मैंने कह दिया इस बार मैंने ले लिया 3 अणु ले लिया। हाँ बच्चा, इस बार मैंने N2 का 3 अणु ले लिया। तो जरा बताओ H2 का कितना अणु लेंगे? N अणु। और फिर NH3 का कितना बनेगा? जब यहाँ पे N2 का 3 अणु लिया गया, अरे जब एक अणु था N2 का तो H2 का 3 अणु लिया जाता था, तो NH3 का कितना अणु बनता था? 2 अणु। मैंने कहा मैंने N2 का 3 अणु ले लिया, तो अब H2 का कितना लिया जाएगा भाई? H2 का लिया जाएगा 9 अणु। 3 से गुणा करा दीजिए भाई, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो इसका कितना बनेगा? 6 अणु। ऐसे मैंने कह दिया कि मैंने ले लिया Na ले लिया, N2 का Na अणु ले लिया, N2 का कितना अणु ले लिया? Na अणु। तो H2 का कितना अणु लूँगा? 3 Na अणु। NH3 का कितना बनेगा भाई? 2 Na। जब N2 का Na लिया जाता है, मतलब Na अणु लिया जाता है, H2 का 3 Na अणु लिया जाता है, तो NH3 का कितना अणु बनेगा? 2 Na बनेगा। जिनको नहीं समझ में आता Na गुणा करा दे, Na कम Na, यहाँ पे 3 Na, यहाँ पे 2 Na। तो एक Na किसके बराबर होता है भाई? 6.023 गुणे 10 की घात 23। एक Na में कितना मोल होता है? इतना मोल होता है, 6.023 गुणे 10 की घात 23। 3 Na में कितना अणु होगा? 3 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। 2 Na में कितना होगा भाई? 2 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। और ये कितने मोल के बराबर होता है? तो बात यही कि ये 1 मोल के बराबर होता है। तो ये कितने मोल के बराबर होगा भाई? ये बराबर होगा 3 मोल के। और ये कितने मोल के बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 मोल के। तो किसी भी रिएक्शन को सबसे पहली बात है हम अणु के टर्म में नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग उच्च क्लास में पहुंच गए हैं, 11वीं क्लास में पहुंच गए हैं, तो हम लोग रिएक्शन को मोल के टर्म में पढ़ेंगे। तो कहा गया N2 का जब 1 मोल लिया जाता है और H2 का 3 मोल लिया जाता है, उस समय NH3 का कितना मोल बनता है? 2 मोल। पहले क्या बोलते थे? जब N2 का 1 अणु लिया जाता है, H2 का 3 अणु लिया जाता है, तो NH3 का कितना अणु बनता है? 2 अणु। लेकिन अब रिएक्शन किसके टर्म में पढ़ेंगे? मोल के। जब N2 का 1 मोल, H2 का 3 मोल, तो NH3 का कितना मोल बनेगा? 2 मोल। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन लिखता हूँ और आप लोग मोल के टर्म में पढ़ के बताइएगा। H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। तो H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O में अब H2 पहले बैलेंस है कि नहीं? 2 O2 2 दूनी 4, नहीं बैलेंस था, पहले 2 से गुणा करो, तो 2O 2 दूनी 4, अब सब बैलेंस है। तो अब हम लोग बोलेंगे, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक जो है कब देखा जाता है? जब रिएक्शन हमारा बैलेंस हो। हमने कहा जब 2 मोल H2 का लिया जाएगा, अब रिएक्शन को मोल के टर्म में पढ़ेंगे। जब 2 मोल H2 का रहेगा और 1 मोल किसका रहेगा? O2 का, तो कितना मोल H2O का बनेगा? 2 मोल H2O का बनेगा। जब 2 मोल H2 का रहेगा और 1 मोल रहेगा O2 का, तो 2 मोल क्या बनेगा हमारा? H2O बनेगा। तो ये बातें रिएक्शन को पढ़ने का तरीका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कितने प्रकार से स्टाइकियोमेट्री बताई जा सकती है। चलिए भाई इसकी भी चर्चा करते हैं। स्टाइकियोमेट्री का सीधा सा मतलब संबंध है, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य संबंध जो बताए वही स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। हाँ भाई, तो जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर वही रिएक्शन लिख रहा हूँ। N2 प्लस H2 गिव्स आउट 2NH3। हाँ भाई, यहाँ पे 3 से गुणा, मैंने से कुछ कॉलम बना लिए। पहली बार मैंने लिखा स्टाइकियोमेट्री
मैंने कह दिया अणु के पद में, स्टाइक्योमेट्री किसके पद में? अणु के पद में। तो अणु के पद में कैसे बोलेंगे? जब एक अणु N2 का लिया जाता है और 3 अणु किसका लिया जाता है? H2 का लिया जाता है, तो हमारा बनता है 2 अणु किसका बनता है? NH3 का। तो ये स्टाइक्योमेट्री किसके पद में हमने बता दिया? अणु के मध्य में। अब हम लोग जो है स्टाइक्योमेट्री को पढ़ेंगे मोल के पद में। देखो बच्चा, स्टाइक्योमेट्री किसके पद में? मोल के पद में। हाँ भाई, स्टाइक्योमेट्री मोल के पद में। जब 1 मोल N2 लिया जाएगा, 3 मोल H2 लिया जाएगा, तो कितना मोल NH3 बनेगा? 2 मोल NH3 बनेगा। 2 मोल क्या बनेगा? NH3। तो ये स्टाइक्योमेट्री जो है किसके पद में हो गई? ये रिलेशन ही तो है कि जब 1 मोल N2 का लिया जाएगा, 3 मोल H2 का, 2 मोल NH3 का बनेगा। मतलब जब अभिकारक का इतना रहेगा तो उत्पाद का इतना बनेगा। तो एक संबंध ही तो बता रहा है। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे भाई? अब हम लोग पढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्री मात्रा के पद में। किसके पद में? मात्रा के पद में। तो ये कैसे पढ़ेंगे भाई? मैंने कहा जब N2 का 1 मोल रहता है तो उस समय N2 के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं मात्रा N बराबर क्या होता है? Q बाई N। तो N2 का जब 1 मोल रहा तो हमें Q मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा बताना है। तो जब N 1 मोल रहेगा तो 1 मोल गुणे हो जाएगा N बराबर Q। तो 1 मोल गुणे N किसके बराबर होता है? सबको पता है, 6.023 गुणे 10 की घात 23। N का मात्रा क्या होगा? मोल इनवर्स बराबर Q। तो मोल इनवर्स से क्या कट जाएगा? मोल। तो मतलब जब 1 मोल N2 रहेगा तो उस समय N2 की क्वांटिटी कितना रहेगी? 6.023 गुणे 10 की घात 23। ऐसे जब 3 मोल H2 रहेगा, कितना मोल H2 रहेगा? 3 मोल H2। फिर वही बात है भाई, N बराबर होता है Q बाई N। Q क्वांटिटी का मतलब संख्या से है। तो अगर N 3 मोल है तो उस समय उस समय जो है H2 की क्वांटिटी कितना होगी? QH2 लिख दिया यहाँ पे, गुणे N का मतलब हो गया 6.023 गुणे 10 की घात 30। N का मात्रा क्या होगा? मोल इनवर्स बराबर QH2। तो मोल इनवर्स से क्या कट जाएगा? मोल। मतलब H2 की कितनी क्वांटिटी रह जाएगी? उस समय 3 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23 रह जाएगी। तो 6.023 गुणे 10 की घात 23, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बनेगी? 2 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। कहने का मतलब है जब N2 की इतनी क्वांटिटी ली जाएगी, H2 की इतनी क्वांटिटी ली जाएगी, तो NH3 की कितनी क्वांटिटी बनेगी? इतनी क्वांटिटी बनेगी। चलिए भाई आगे की बात हम लोग करते हैं। स्टाइक्योमेट्री द्रव्यमान के पद में। द्रव्यमान के पद में। हाँ भाई, अगर मैं पूछूं N2 का द्रव्यमान कितना है भाई, तो 14 दूना कितना? 28। मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति मोल। तो मतलब प्रति माने 1 मोल में कितना ग्राम है N2 का? 28 ग्राम है। जब N2 1 मोल होता है उसमें N2 का ग्राम कितना रहेगा? 28 ग्राम। ये हो गया 28 ग्राम। अब लगाएंगे प्लस। ये क्यों लगा रहे हैं अभी बता रहे हैं भाई। ये 28 ग्राम फिर इसमें लगाओगे, जब द्रव्यमान की बात करेंगे लगाओगे प्लस। H2 का 1 दूनी 2, लेकिन कितना मोल है? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 1 मोल में H2 का 2 ग्राम होता है। जब H2 का 1 मोल लिया जाता है तो उसका कितना द्रव्यमान होता है? 1 दूनी 2 ग्राम। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। तो 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम बराबर कितना ग्राम बनेगा भाई? बराबर बनेगा NH3 का 14, 1 3 14 3 17, 17 दूना 34 ग्राम बनेगा। देखो भाई, जब 28 ग्राम N2 लिया गया, 6 ग्राम H2 लिया गया,
तो NH3 कितना ग्राम बन रहा है? 34 ग्राम बन रहा है। कहने का मतलब है कि स्टोइकियोमेट्री जो द्रव्यमान के पद में बताई जा रही है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या कर रही है। किसके? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का बचाव कर रही है, मतलब व्याख्या कर रही है। संरक्षण के नियम की व्याख्या कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ जो है मास लॉ जो है उसी की व्याख्या कर रही है, के नियम की व्याख्या। हाँ बच्चा, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या कर रही है? व्याख्या। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना आया? 34 आया। तो उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान कितना आया? 34 आया। चलिए भाई, अब स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री आयतन के पद में, आयतन के पद में, बशर्ते यहाँ पे आयतन के पद में, बशर्ते यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल दी है एनटीपी या एसटीपी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहे या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रहे, तब की मैं चर्चा कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहेगा तो उस समय N2 के 1 मोल में कितना आयतन आएगा? तो आप सब जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, N बराबर Q/N। तो मैंने कह दिया नहीं, N बराबर होता है V इन लीटर, अगर V लीटर में है तो 22.4। तो मैंने कह दिया N2 का कितना मोल है भाई? 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। या वैसे भी जो उस दिन पढ़े थे, क्लास लिए थे, उनको पता है कि एनटीपी या एसटीपी कंडीशन रहेगी तो N2 के 1 मोल में, N2 के कितने मोल में? 1 मोल में, किसी गैस के 1 मोल में। यदि एनटीपी या एसटीपी की कंडीशन है तो किसी गैस के 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। तो N2 गैस के 1 मोल में कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर। तो यहाँ पे N2 कितना लीटर है? 22.4 लीटर है। तो H2 का 3 मोल है। यदि एनटीपी या एसटीपी और किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर होता है तो 3 मोल में कितना होगा? 3 गुणे 22.4 लीटर। तो जब 22.4 लीटर N2 लिया जाएगा, 3 गुणे 22.4 लीटर H2 लिया जाएगा, तो कितना NH3 का लीटर बनेगा? 2 गुणे 22.4 लीटर। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्री। हम इतने प्रकार से रिलेशन बता सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री द्रव्यमान के पद में, आयतन के पद में, मात्रा के पद में, मूल के पद में, अणु के पद में। लेकिन एक यहाँ पे यही विशेष है, द्रव्यमान के पद में कहीं मैंने प्लस नहीं लगाया, लेकिन द्रव्यमान के पद में हमने प्लस लगाया और इक्वल लगाया। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोइकियोमेट्री द्रव्यमान के पद में है, ये किसकी व्याख्या कर रहा है? ये द्रव्यमान संरक्षण की व्याख्या कर रहा है। तो इतने प्रकार से आप स्टोइकियोमेट्री बता सकते हैं।